हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक की जो सेकंड बुक है उसका हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक जो हमने जो इंडियन इकोनॉमी की जो बुक है उसके 2 चैप्टर्स अभी तक हमने फिनिश कर दिए हैं। ठीक है, अब जो हम फिनिश करने वाले आज ये वाले चैप्टर पे फिनिश हो जाएगा फर्स्ट, और हम डेली इकोनॉमिक्स के कुछ ना कुछ चैप्टर्स करते रहेंगे एंड साथ साथ में अकाउंट्स के भी कुछ ना कुछ चैप्टर्स करते रहेंगे। और इसी प्रकार हमारे 60 डेज़ में हम कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, फुल ट्राई है कि हमारा सिलेबस फिनिश हो जाए। तो ठीक है, जो हैशटैग जो हमारा 60 डेज़ का जो प्लान है उस पर हम कंटिन्यू बने रहेंगे, तभी हमारा सिलेबस फिनिश रहेगा और आपको डेली रिवीजन करना है। ठीक है, तो चलिए गाइस हम शुरू करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले जो बुक का ही नाम समष्टि है तो हम समष्टि का अर्थ पढ़ते हैं। समष्टि का मतलब क्या होता है? वैसे हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो इसका मतलब इसको हम इंग्लिश में प्रोनाउंस करेंगे मैक्रो, और ये ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ग्रीक लैंग्वेज इसको बोलते हैं मैक्रोज, यानी इसी का वर्ड है मैक्रो, तो इसको बोलते हैं मैक्रोज ग्रीक लैंग्वेज में। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? बड़ा। जो एक व्यष्टि बुक है जो आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, ये उससे व्यष्टि क्या था? एक छोटा लेवल था। व्यष्टि मान लो ये है छोटा, तो समष्टि बहुत बड़ा है। ठीक है, तो समष्टि क्या एक बड़ा है, यानी जैसे कि अगर मैं एक पर्टिकुलर कंपनी की बात करूँ मारुति, तो व्यष्टि है। बट मारुति वाले मैं कार कंपनी की बात करूँ, कार यानी सारी कंपनी आ जाएंगी, तो वो समष्टि है। ठीक है, समष्टि का मतलब क्या होता है? पूरी अर्थव्यवस्था के हिसाब से हम जिस भी मुद्दे की बात करते हैं वो होती है समष्टि। ठीक है, जो हम आर्थिक समस्या की बात करते हैं पूरी अर्थव्यवस्था की, समस्त अर्थव्यवस्था के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आर्थिक चर। आर्थिक चर में देखो, यानी कि इसके डिफरेंस पॉइंट्स के हिसाब से अगर हम पढ़ना चाहिए, इसके डिफरेंस देखें तो क्या क्या होंगे। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है? आर्थिक चर। आर्थिक चर यानी कि अगर व्यष्टि की बात करें तो ये सिंपल जैसे उपभोक्ता की मांग की बात करेगा। इसके उल्टे अगर हम समष्टि की बात करें तो समग्र मांग की बात करेगा। वो केवल एक पर्टिकुलर उपभोक्ता की बात नहीं करेगा, वो समग्र मांग की बात करेगा, यानी समग्र पूर्ति की बात करेगा। आर्थिक एजेंट की बात करें तो आर्थिक एजेंट का पहले मतलब क्या होता है, मतलब समझो। आर्थिक एजेंट का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति या संस्थान जो निर्णय लेते हैं, आर्थिक निर्णय लेते हैं, इसमें जैसे कि सेबी, आरबीआई, ये सब आते हैं जिनका, और ये व्यक्तिगत लाभों पे इनका फोकस रहता है कि व्यक्ति का क्या लाभ हो रहा है, इस व्यक्ति का क्या लाभ हो रहा है। ठीक है, इस पर इनका ध्यान केंद्रित होता है। ठीक है, और देखो इसमें और क्या कहते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब देखो, संस्थागत आर्थिक इकाई में राज्य या वैधानिक निकाय जैसे आरबीआई, सेबी, ट्राई, ठीक है, टीआरआई, ट्राई और शामिल है। ये सामाजिक कल्याण को क्या है इनका फोकस? पहले तो व्यक्तिगत लाभ पहला फोकस, दूसरा फोकस सामाजिक कल्याण। ठीक है, तो व्यष्टि स्तर पे क्या होता है? इन एजेंट द्वारा व्यष्टि स्तर पे आर्थिक निर्णय ले जाते हैं कि व्यक्ति का क्या हो रहा है। ठीक है, और समष्टि स्तर पे हम क्या देखेंगे? आर्थिक निर्णय लेंगे जो संस्थागत एजेंट लेंगे। ठीक है, समष्टि स्तर पे देखना है कि उसका क्या हमारा इफेक्ट पड़ रहा है, और व्यष्टि स्तर पे भी देखेंगे कि उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ये निर्णय कौन लेंगे? एजेंट लेते हैं, आर्थिक एजेंट लेते हैं। आर्थिक एजेंट में क्या आता है? सेबी का आता है और आरबीआई का आता है। ओके, देन नेक्स्ट आता है सामूहिकता की मात्रा में। सामूहिकता की मात्रा में क्या होता है? समष्टि की तुलना में जो मात्रा होती है, जैसे मैं समष्टि की तुलना में बात करूँगी तो व्यष्टि में कम होती है। व्यष्टि में क्या होती है? कम समूह होते हैं, कम समूह होते हैं, जब इसकी तुलना में किस में ज़्यादा होते हैं? समष्टि में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब आता है हमारे मान्यताओं के विभिन्न समूह। मान्यताओं के विभिन्न समूह, जैसे कि हम पॉइंट्स की बात करें कि हम डिफरेंस किस आधार पे करेंगे। पहला डिफरेंस हो गया सामूहिकता की मात्रा पे। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? मान्यताओं की विभिन्न समूह। व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र की मान्यताएं जो होती है, यानी कि दोनों की जो असम्पशंस होती है वो अलग अलग होती है। अगर मैं व्यष्टि की बात करूँगी ना, तो समष्टि उस टाइम पे क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, स्थिर कॉन्स्टेंट रहेगा। और जब मैं समष्टि की बात करूँगी तो कौन स्थिर रहेगा? व्यष्टि स्थिर रहेगा। दोनों मतलब बदलेंगे नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं केंद्रीय समस्या। केंद्रीय समस्या यानी कि व्यष्टि की क्या केंद्रीय समस्या है? व्यष्टि की केंद्रीय समस्या ये है कि हम संसाधन को बांटे कैसे। यानी मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं क्या सोचती रहूँगी कि मैं ये पैसे कैसे बांटूँ, कैसे बांटूँ। वैसे तो मैं पूरा खर्च ही कर लूँगी, तो बट ये समस्या है कि संसाधन को कैसे बांटना है। और वही समष्टि के स्तर पर क्या है कि मतलब संपूर्ण के बारे में सोचता है कि कितने रोजगार उत्पन्न करने, कितना समग्र मान है, ऐसे दिखता है। ठीक है, अध्ययन की विधि क्या है? समष्टि के अध्ययन की विधि में नॉर्मल क्या आता है? संतुलन के बारे में हम नॉर्मल पढ़ते रहते हैं। व्यष्टि में क्या आता है? आंशिक संतुलन, यानी एक पार्ट बांट देते हैं, उस पार्ट का संतुलन देखते हैं। समष्टि में तो क्या होता है? जनरली पूरे जगह की जनरल हम संतुलन की बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैं पूरे इंडिया का देखना है, अगर
अगर मैं इंडिया की बात करूँ सिर्फ, तो इंडिया के संतुलन की बात करी तो समष्टि, बट इंडिया में अगर मैं दिल्ली के संतुलन की बात करी तो वो व्यष्टि का है। अब एक मेन क्वेश्चन, क्या बचत एक वरदान है या अभिशाप है? अगर देखो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स मैं अगर व्यष्टि के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो अगर मैं जितनी बचत करूंगी तो मेरे लिए तो उतना अच्छा है, मेरे लिए तो वो वरदान है। बट अगर मैं पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, मीन्स मैं समष्टि के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, अगर मैं पैसे बचाने लग गई, अगर सभी लोग पैसे बचाने, एक दो से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर सभी लोग पैसे बचाने लग गए तो मार्केट में क्या कोई डिमांड रहेगी? नहीं, डिमांड नहीं रहेगी तो क्या हमारा इंडिया या क्या हमारा जो देश है वो चलेगा? क्या कोई इन्वेस्टमेंट होगी? हम सिर्फ बचा रहे नहीं, हमें इन्वेस्टमेंट में कमी हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट में कमी हो जाएंगी तो रोजगार नहीं उत्पन्न होंगे। तो इस वजह से इस टाइप से क्या है, अभिशाप है, मंदी आ जाएगी फिर हमारे। अब आते हैं हमारे कि समष्टि के क्षेत्र क्या क्या है एंड उसके महत्व क्या क्या है। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्र में देखो समष्टि के क्षेत्र से यानी हम उसमें क्या क्या चीज़ें अध्ययन करने वाले हैं। तो पहले हम क्या अध्ययन करने वाले हैं, राष्ट्रीय आय। समष्टि मतलब पूरे विश्व के हिसाब से, पूरे देश के हिसाब से हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। ये सब आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रोजगार का सिद्धांत, यानी हमारे देश में कितने रोजगार हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारी है तो उसकी वजह क्या है, ये सब, ठीक है। और हम उसको कैसे फिनिश करें बेरोजगारी को, उसके उपाय दो, आइडिया दो। अब मुद्रा का सिद्धांत यानी मुद्रा को कैसे सृजन करना है, कैसे मुद्रा सृजन होती है, कैसे मीन्स लोन का प्रोसेस क्या होता है, ये सब चीज़ें। आरबीआई की क्या भूमिका, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई कितना कंट्रोल रखता है बाकी बैंकों पे, उसकी बात कर रहे हैं। फिर है सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, यानी कीमत में जो मुद्रास्फीति होती है, अस्फीति होती है, उसके बारे में। ये क्या एक छोटा छोटा टॉपिक है, इसके बारे में हम ना आगे के चैप्टर में ना डिटेल से पढ़ेंगे। फिर सरकारी बजट क्या है, सरकारी बजट में कौन कौन सा सेक्टर कितनी कितनी भूमिका निभाता है, ये पढ़ेंगे। विनिमय दर और भुगतान शेष, यानी कि हमारे विनिमय दर कितना, भुगतान शेष क्या है, यानी मुद्रा को जब एक्सचेंज करेंगे तो उसके लिए हमें कितना रेट देना पड़ेगा, उसका एक्सचेंज रेट अलग होता है, जैसे अप्रोक्स $70-80 के हिसाब से 1, ठीक है। अब है ये तो समझ गए होंगे सामान्य कीमत स्तर, यानी कि मुद्रा को एक टाइप से बैलेंस बना के रखना है, उसमें ना ही ज़्यादा बढ़ा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा बढ़ना चाहिए, ना ही ज़्यादा कम होना चाहिए, तब बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है। सरकारी बजट यानी कि एक पर्टिकुलर सेक्टर कितना कितना हिस्सा निभाता है सरकारी बजट में मतलब बजट में कितना पैसा कहाँ खर्च करना है। विनिमय दर भुगतान शेष का मतलब मैं नॉर्मली बताती हूँ, जब अपने पैसे को एक्सचेंज कराते हैं तो उसके लिए हमें कितने हमारे एक्सचेंज का रेट क्या होता है, एक्सचेंज रेट। और जैसे कि हम विदेशी व्यापार कर रहे हैं तो वह जो हमारा लेन देन होता है वो नॉर्मली डॉलर्स में होता है। तो भुगतान शेष यानी कि मैंने कोई चीज़ को ट्रांसफ़र किया हो और कोई चीज़ मेरे देश में आई तो उसका जो बैलेंस बचता है, भुगतान शेष यानी जो पैसा बच जाता है, उसकी बात की जा रही है। अब इसका महत्व क्या है इसमें कि हमें क्या क्या चीज़ें पता चल जाती है कि राष्ट्रीय आय की आकलन हो जाता है, पहली बात। बेरोजगारी का अध्ययन हो जाता है और कैसे दूर करना ये हमें पता चल जाता है, ठीक है। दूसरा, सरकारी बजट क्या करता है, उसमें क्या क्या है, कैसे चीज़ें कैसे नियंत्रित होते हैं, कितना पोर्शन किसको जाएगा, किस सेक्टर को जाएगा, ये पता चल जाता है, ठीक है। दूसरा, समृद्धि विकास का मार्ग का नक्शा मिल जाता है हमें, ये समष्टि के थ्रू मिलता है, व्यष्टि के थ्रू नहीं मिलेगा, समष्टि के थ्रू मिलेगा। अगर मुझे पता चलेगा कि हमारे देश में ये चीज़ें हो रही है तो हम नीतियाँ बनाने में भी हेल्पफुल रहते हैं कि हमें नीतियाँ बनानी है। अच्छा, इस सेक्टर में इतनी कमी है तो मैं अपने देश का इतना संसाधन ना उस सेक्टर में यूज़ करूँगा, एजुकेशन के सेक्टर में यूज़ करूँगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में यूज़ करूँगा। यहाँ पे मुझे इतने रोड्स बनाने हैं तो इतने साधन तो मेरे यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे, यानी प्लानिंग करने में मदद करता है, ठीक है। कि एक टाइप से रोड मैप है, हमें एक नक्शा, एक मार्ग प्रदान करता है। आर्थिक स्थिरता क्या होता है, बैलेंस बनी रहती है, ठीक है। ये भूमिका कौन भरेगा, ये हमें नीतियाँ, मौद्रिक नीति जो बनाएंगे ना, बैंक के थ्रू जो बनती है, आरबीआई के थ्रू जो बनती है, और राजकोषीय नीति, बजट नीति, इन सब के द्वारा प्राप्त की जाती है। भुगतान शेष मीन्स जब एक देश दूसरे देश के साथ कोई लेन देन करता है तो उसके साथ जो हम पेमेंट करते हैं, रिसीव करते हैं, पेमेंट एंड रिसीव करते हैं, उसके जो बैलेंस होता है भुगतान शेष, उसको बोलते हैं, ठीक है। आयात निर्यात के ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो आगे के जो फर्दर चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, निर्धनता तथा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, यानी कि हमें इससे पता चल जाता है कि हमारे देश में कितने लोग निर्धन हैं और पर्यावरण प्रदूषण अगर हो रहा है तो हम इसको कैसे दूर करें, इन सब समस्याओं का समाधान हम निकाल सकते हैं। नीति निर्धारण यानी पॉलिसी बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। पॉलिसी के लिए हमें पता चल जाता है कि जो मेन चर है, जैसे हमारी पूरी मांग कितनी है, पूर्ति कितनी है, कितना उपभोग हो रहा है, कितना निवेश हो रहा है, कितना, ये सब चीज़ें हमें पता चल जाता है।
तो गाइस फर्स्ट चैप्टर कुछ नहीं था, जस्ट ना आगे के चैप्टर का ना वो उन्होंने पॉइंट्स बता दिए थे कि ये पॉइंट्स है, ठीक है। उसके बारे में ना आगे के चैप्टर्स में डिटेल से पढ़ेंगे। आई होप गाइज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं एम करती हूँ अभी इन सब वीडियो में तो मैं एम करूँगी 50 लाइक, बाद में 50 लाइक्स आने लगे तो मैं एम करूँगी 100 लाइक्स। तो अभी तक तो मेरा एम है 50 लाइक एटलीस्ट, ठीक है। एंड आप इस चैप्टर्स को अच्छे से अभी शॉर्ट पॉइंट से पढ़िए। एंड बाकी जितने भी मैंने वीडियोस डाल दिए, टोटल अभी तक मैंने 3 चैप्टर्स के वीडियो डाल दिए, आप उसको अच्छे से पढ़िए। आगे की भी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती जाएगी हर दिन। तो बाय गाइस।